का जो आइडिया है ये उतना मुश्किल भी नहीं है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फाइनल करना, और उतना आसान भी नहीं है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फाइनल करना। आजकल जो स्टूडेंट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फाइनल करते हैं उसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है। क्राइटेरिया नंबर 1, पिछले साल के सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए, मैं वो रख लेता हूँ, ये रख लेती हूँ। नंबर 2, मेरा दोस्त कौन सा सब्जेक्ट रखता है, राइट, उसने जो सब्जेक्ट रखे हैं तो मैंने भी वो सब्जेक्ट रख लेने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बाकी तैयारी उसके साथ करनी है तो मैं ये सब तैयारी उसके साथ ही कर लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो है ना तैयारी कॉमन हो गई है सारी चीजें। ये क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है। मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगा सब्जेक्ट को फाइनल करने के, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को। मैं आज कोई सब्जेक्ट रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये सर्टेन सब्जेक्ट रखें या ये सर्टेन सब्जेक्ट रखें, मेरी बात समझ आती है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा क्या कि वो क्राइटेरिया क्या है कि जिसकी बेसिस के ऊपर सब्जेक्ट को फाइनल किया जाता है, राइट। वो क्राइटेरिया आपने उन सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर लेना है जिन सब्जेक्ट्स में आप कंफ्यूज हैं, राइट। आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा उसके अंदर से, और आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ये बात समझ आती है? तो इसको जरा अंडरस्टैंड करने की जो है थोड़ी सी कोशिश करते हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, बिफोर मैं आपको ये समझाऊं कि सब्जेक्ट को फाइनल करने का तरीका क्या होता है, जरा दो चीजें मेरी आपने समझनी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को रखने की जरूरत क्या है। मैं इसलिए हमेशा इस पे हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे रखें जिसमें आपको नंबर आए आपके अल्टीमेट। वो क्या क्राइटेरिया है, उसको क्राइटेरिया समझने से पहले इस आइडिया को जरा समझिए। अगर आप सीएसएस की तरफ मूव कर रहे हैं या पीएमएस की तरफ मूव कर रहे हैं, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आपने एलोकेशन देनी है, आई एम नॉट सेइंग पास होना है, अगर आपने एलोकेशन देनी है तो आपको मिनिमम 720 के करीब स्कोर करना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ 1200। अगर आप 720 के करीब स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एलोकेशन के चांसेस जो हैं वो अच्छे हैं, अनलेस एंड अनटिल आप इंटरव्यू में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मार दें। मेरी बात समझ आ रही? यानी अगर आप 720 नंबर आपके पास जेब में हैं तो आपके पास चांसेस ऑफ गेटिंग योर प्रेफर्ड एलोकेशन, प्रेफर्ड एलोकेशन का मतलब अगर आप सीएसएस की तरफ जा रहे हैं तो टॉप 3 एलोकेशंस जिसमें पीएस है, पुलिस है, फॉरेन सर्विस है, आपके पास चांसेस ऑफ एलोकेशन बढ़ जाते हैं। अगर आप पीएमएस का इम्तिहान दे रहे हैं तो 720 अगर आपका स्कोर है कम से कम, तो आपके चांसेस ऑफ एलोकेशन है मौजूद, आपको उसमें इंटरव्यू में थोड़ा सा स्कोर करना पड़ेगा उसके अंदर, तब आप जाके पीएमएस में एलोकेशन जो है वो अल्टीमेटली ले सकते। सो मैं पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एलोकेशन की बात कर रहा हूं कि एलोकेशन चाहिए आपको एंट्री, और एलोकेशन के लिए क्या करना है, 720 मिनिमम स्कोर चाहिए। अब मुझे ये भी पता है कि 720 लिखना बहुत आसान है, राइट, और 720 अचीव करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको थोड़ा सा आपके लिए आसान करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट्स जो कि मुझे सीएसएस में या पीएमएस में जिनमें मुझे पेपर देने हैं। अगर मैं हर सब्जेक्ट के अंदर 60 स्कोर करता हूं तो मेरा 720 आ जाता है। यानी मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स चाहिए जो कम से कम मुझे 60 स्कोर दे रहे हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तो 6 हैं मेरे पास, उनमें तो चलो मैं 60 मुझे समझ आता है कि इनमें तो मुझे कंपल्सरी 60 लेने हैं। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए मेरे पास जो मुझे कम से कम 60 स्कोर दे। मैं रियलिस्टिक बातें करूंगा आपके साथ, तो मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे में पास हो गया ना तो मेरे 40 नंबर ही आएंगे, राइट, 45 पे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, आइडियलिस्टिक नहीं। मेरे 40 नंबर आ गए, मुझे चाहिए कितने थे, 60। मैं ऐसे में पास होने के बावजूद 20 के डेफिसिट में, एलोकेशन में 20 के डेफिसिट में। मैं आता हूं प्रेसी के ऊपर। अगर प्रेसी के अंदर मैं पास हो गया, मेरे नंबर आ गए, तो हो सकता है मेरे 50 नंबर आ जाए रियलिस्टिकली, राइट। अगर मेरे 50 नंबर आए तो 10 नंबर मुझे वहां से कम नहीं आएंगे क्योंकि मुझे 60 अचीव करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं टोटल 30 के डेफिसिट में बैठा हूं। पास में दोनों में हो गया हूं, प्रेसी में भी और ऐसे में भी, लेकिन मेरी एलोकेशन से कितने कम है मेरे नंबर, 30। तो ये चीज अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, इस मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मेरे वजह साइन करवा लीजिएगा। अपने पास 2 सब्जेक्ट्स आपने ऐसे जरूर रखने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो आपको आंख बंद करके 75 नंबर देंगे। 75 नंबर वाले 2 सब्जेक्ट्स आपके पास कम से कम जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप 75 वाले 2 सब्जेक्ट रखते हो तो 60 से जो ऊपर आपको 15 मिले हैं ना, वो आपका ये 30 पूरा करेगा। हमने सीएसएस में या पीएमएस में स्मार्ट तैयारी करनी है। स्मार्ट तैयारी का मतलब यह है कि मिनिमम 120 अचीव करना है।
120 से ऊपर जितना आता जा रहा है वो बोनस है। मेरी बात समझ आती है? तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे 200 नंबर का सब्जेक्ट है तो 120, 100 नंबर का सब्जेक्ट है तो 60 नंबर मिनिमम चाहिए मुझे ताकि मैं अपनी एलोकेशन की तरफ जाऊं। आई एम स्टिल अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ एलोकेशन। आई एम नॉट सेइंग कि पास होना है। एलोकेशन के लिए 60 नंबर चाहिए आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में ताकि आप 7 नंबर की तरफ पहुंचो। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये क्राइटेरिया अपने ज़हन में रखिएगा, फिर मेरी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे आप, फिर आपको समझ आएगी कि हर साल ऐसे होता है। 300 किसी साल पास हो जाती हैं, किसी साल 400 पास हो जाती हैं, किसी साल 500 पास हो जाती हैं, राइट? और उसमें से एलोकेट एंड पे जाके कितनी होती हैं? 200, सवा 200। यानी अगर 400 स्टूडेंट पास हुआ है और 200 सीटें आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि 200 स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा एंड पे जाके जो कि नॉन एलोकेटेड रह जाएगा, इवन इफ वो पास होगा रिटर्न के अंदर, इवन इफ वो इंटरव्यू में पास होगा, उसका रिटर्न और इंटरव्यू डाल के टोटल स्कोर टॉप 200 में नहीं आ रहा होगा, वो नॉन एलोकेटेड रह जाएगा, वो 0 पे चला जाएगा, वो वापस उनके साथ चला जाएगा जिन्होंने पास नहीं भी किया था। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई आपने तो पास किया था तो आप हमारे से आगे हैं, नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ इंटरव्यू दीजिएगा। नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा दौड़ना है शुरू से, नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा रिटर्न पास करना है। इसलिए सीएसएस में या पीएमएस में पास फेल की गेम नहीं है, असल गेम है एलोकेशन की। और एलोकेशन के लिए फिर हमें नंबर्स हैं, नंबर्स, और हमें हर वो चीज करनी है, हर वो सब्जेक्ट रखना है, हर वो चीज अपने पास महफूज रखनी है कि जिसके अंदर हमें क्या मिल जाए? नंबर मिल जाए। तो हमें ऐसे सब्जेक्ट्स रखने हैं अपने पास, हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है। 100 के रखिए तो 6 सब्जेक्ट्स, उसमें को 200 का नंबर डाल लें तो 5 सब्जेक्ट हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए। यानी 4 से 6 सब्जेक्ट हम अपने पास ऐसे रख सकते हैं जो हमने अपनी मर्जी से रखने हैं। अब आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को, ये क्यों रखा गया है कंपैरेटिव एग्जाम्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ऑप्शन? इसलिए रखा गया है कि कंपल्सरी तो सबके सेम है, राइट? कोई बंदा बाद में एंड पे ये ना कहे कि देखिए सर वो सब्जेक्ट आपने दिए थे इम्तिहान में जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़े थे, उन्होंने आपको 600 नंबर का ऑप्शन दे दिया कि अपनी मर्जी से जो मर्जी रख लो, एंड पे जाके ये ना कहना कि मेरे साथ जाती हुई कि मुझे एलोकेशन नहीं दी। मेरी बात समझ आती? और एक चीज को याद रखिएगा, कोई एक सब्जेक्ट किसी एक डिपार्टमेंट में एलोकेशन देने के लिए जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि अगर आपने पुलिस में जाना है तो आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे तो पुलिस में जाएंगे, नहीं। अगर आपकी एलोकेशन हो गई पुलिस में तो हो गई, आप मुझे क्रिमिनोलॉजी ना पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आती? नहीं जी आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे तो फॉरेन सर्विस में जाएंगे, नहीं। फॉरेन सर्विस में एलोकेशन के लिए आईआर पढ़ने की या इंटरनेशनल लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल आईआर छोड़ दें, आप रखें अगर आपको पसंद है। और अगर आपको इंटरनेशनल लॉ आईआर पसंद है और आपने फॉरेन सर्विस में भी जाना है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कंपल्सरी नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें। कुछ लोग कहते हैं सर हम पब्लिक एड रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं पब्लिक एड? क्योंकि सर देखिए हमने पीएस में जाना है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो पीएस में तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, वहां भी तो पब्लिक के साथ डीलिंग करनी है, तो पहले ही पब्लिक एड पढ़ लेते हैं, तो अच्छी बात है पढ़ लो। लेकिन ये ना सोचो कि ये कंपल्सरी है कि पब्लिक एड पढ़ूंगा, ये पब्लिक एड पढ़ूंगी तो ही मेरा पीएस में एलोकेशन होगी, वरना नहीं होगी। मेरी बात समझ आती है? सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आपको ना समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी देयर इज नो सब्जेक्ट दैट इज कंपल्सरी, राइट? कि आप उसको ऑप्ट करें तो ही सर्टेन डिपार्टमेंट में एलोकेशन मिलेगी। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो 6, जो सबके सेम। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपकी मर्जी है, जो आप अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं। क्लियर हो गया बात? तो आज मैं आपके सामने जो डिस्कशन करूंगा वो मैं कुछ बताऊंगा डूज, कि ये वो तरीके हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फाइनल करें, और फिर मैं बताऊंगा डोंट्स, कि ये तरीके आपने कभी नहीं इस्तेमाल करना, ये काम कभी नहीं करना अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की जनरल सिलेक्शन का काम करना है। क्लियर होगी बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं डूज से, कि डूज क्या होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को फाइनल करने के लिए। मेरे पास ये जो पेपर है, इस पेपर के लिहाज से मेरे पास 55 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। द टोटल 55 सब्जेक्ट्स जो मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, which are divided in total of 7 groups। 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? 55। अब इसमें हर जो ग्रुप है,
हर ग्रुप उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रुप नंबर 1 है आपके पास, ग्रुप नंबर 1 से आप मैक्सिमम एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। यू कैन ओनली ऑप्ट मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप 1। बाकी सब में भी ऐसा ही है, बाकी सब ग्रुप्स में भी ऐसा ही है कि आप हर ग्रुप में से मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट रख सकते हैं, एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, राइट। लेकिन जो ग्रुप 2 है आपका, ग्रुप 2 आपके पास एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर आपने 200 मार्क्स डिस्कस रख सकते हैं। आप गौर कीजिएगा, ग्रुप 2 जिसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स, स्टैट्स और जियोलॉजी, ये आपके पास है ग्रुप 2। मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करता हूं एकेडमी के लिहाज से, बाकी चीजों के लिए। जरा पहले जरा इस चीज को मैं डिस्कस करूं, बाकी मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। जो ग्रुप 2 है इसमें लिखा हुआ है आप 200 मार्क्स रख सकते हैं, राइट। फिजिक्स और केमिस्ट्री 200 मार्क्स की है इस ग्रुप में, लेकिन अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स, स्टैट्स और जियोलॉजी ये 100 नंबर की है। यानी सुनिए मेरी बात, अगर आप ग्रुप 2 में से अप्लाइड मैथ्स रखना चाहते हैं सिर्फ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको अप्लाइड मैथ्स के साथ कोई और 100 नंबर का सब्जेक्ट भी रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट ऑप्ट जस्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप 2। You have to opt either 200 marks वाला सब्जेक्ट from group 2 जो कि है फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर आपको 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे जो कि ग्रुप 2 के अंदर लिखे हुए हैं। 100 नंबर के जो 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में लिखे हुए हैं वो है अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स, स्टैट्स और जियोलॉजी। क्लियर होगी बात? इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि हर सब्जेक्ट को के जो ग्रुप में डिवीजन है उस ग्रुप के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर बात समझ आती है? अब आते हैं उन चीजों के ऊपर जिनकी बेसिस के ऊपर जो है हमने वो सब्जेक्ट को फाइनल कर, राइट। इसमें सबसे पहला डूज। जिन 2 सब्जेक्ट्स में आप कंफ्यूज हैं, आपके साथ एक सब्जेक्ट ए है और एक सब्जेक्ट बी है, मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूं, उनको फाइनल करेंगे। आप सबसे पहले ये देखें पॉइंट नंबर 1 कि दोनों सब्जेक्ट्स में से ज्यादा रीडिंग मटेरियल किस सब्जेक्ट का अवेलेबल है। डू नंबर 1 क्या है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड या चेक कि किस इन दोनों में से किस सब्जेक्ट का रीडिंग मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है। एक सब्जेक्ट है जिसकी टोटल 2 ही किताबें हैं, सारों ने उसी से तैयारी करनी है, राइट। और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें लातादार किताबें हैं और उसके अंदर आपके पास जो है वो रिसर्च पेपर्स भी पड़े हुए हैं, यूट्यूब की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा है। तो आप उस सब्जेक्ट को जिसका मटेरियल ज्यादा है उसको +1 कर लें और दूसरे वाले को 0 कर लें। मेरी बात समझ आती? आपने एंड में देखना है किस सब्जेक्ट का स्कोर ज्यादा है। अब मैं आपसे आगे करता हूं ना, ये देखें, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक का सब्जेक्ट ए है, एक सब्जेक्ट का नंबर है बी, ठीक है जनाब। और हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है? विच सब्जेक्ट हैज मोर रीडिंग मटेरियल अवेलेबल। आप कहते हो कि सर सब्जेक्ट ए का रीडिंग मटेरियल जो है ना वो ज्यादा अवेलेबल है, ये +1 हो गया और ये बी 0 हो गया। जब मैं बात करता हूं रीडिंग मटेरियल की, तो दैट मींस मैं बात कर रहा हूं क्या इंटरनेशनल ऑथर कोई अवेलेबल है उसका, कोई लोकल ऑथर अवेलेबल है उसका। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लोकल ऑथर अवेलेबल हो, इंटरनेशनल अवेलेबल ना हो, राइट। सिर्फ इंटरनेशनल अवेलेबल हो, लोकल अवेलेबल ना हो। याद रखिए, नंबर अगर आपने किसी सब्जेक्ट में लेने हैं तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रखना पड़ेगा। आपको लोकल ऑथर भी पढ़ना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल ऑथर भी पढ़ना पड़ेगा। लोकल ऑथर क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि उसे टू द पॉइंट सीएसएस के लिहाज से लिखा हुआ होगा उस लोकल ऑथर ने, और इंटरनेशनल इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसने बड़ी ज्यादा बातें ऐसी की हुई होंगी जो शायद बाकी का सबको ना पता हो। बाकी सब सिर्फ लोकल ऑथर पढ़ के समझेंगे मैंने तैयारी कर रही है, आपके पास 2 बातें एक्स्ट्रा होंगी क्योंकि आपने इंटरनेशनल ऑथर से वो 2 बातें पढ़ी हुई होंगी। मेरी बात समझ आती? द मोर द रीडिंग मटेरियल अवेलेबल फॉर अ सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट शुड बी +1 एंड अदर सब्जेक्ट शुड बी 0। पहला क्राइटेरिया समझ आ गया। दूसरा क्राइटेरिया, ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। मुझे इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लगता है दोनों में से। मेरी बात समझ आती है? अब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। समटाइम्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जब देख रहे हो तो आप उसकी ना, अब आपको आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है कि नहीं।
आप उसके जो पास्ट पेपर्स हैं वो निकाल लें, पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स निकाल लें, 10 साल के एलिजिबल नहीं है तो 5 साल के निकाल लें, आप उसका सिलेबस निकाल लें, यानी सिलेबस अपने सामने रख लें और उसके पास्ट पेपर्स अपने सामने रख लें। अगर आपको पास्ट पेपर्स या सिलेबस पढ़ के आप कहते ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब इसमें कुछ ऐसी बातें मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जो मैंने शायद कभी नहीं पढ़ी, जो मैंने शायद लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए और मैं पढ़ना चाहती भी हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं ये सब्जेक्ट, राइट। अगर सीएसएस के लिए ना होता ना तो मैं शायद कभी ना ये सब्जेक्ट पढ़ता, ये कभी ना पढ़ती, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे ना इसके पास पेपर्स बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मुझे इसका सिलेबस पढ़ के बड़ी इंटरेस्टिंग वाइब आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूं कि अच्छा भाई मैंने जेंडर स्टडीज रखना है, फॉर एग्जांपल मैं यही कह रहा, आप रखिए एग्जांपल देखो, आप जेंडर स्टडीज निकालते हैं, आप कहते हैं अच्छा भी इसमें ना विमेन राइट्स पे बातें हो रही है, इस पे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पे बातें हो रही है, इसमें बातें हो रही है कि हमारे पास जो कंटेम्परेरी अफेयर्स के अंदर जो विमेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि फेमिनिज्म का कांसेप्ट क्या होता है, कि वो बातें जो हर रोज मैं सुन रहा हूं, कुछ इसके फेवर में बातें कर रहे हैं, कुछ अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं खुद पढ़ूं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। सो अगर वो सब्जेक्ट आपको एकदम अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों में से देख लें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि देखिए याद रखिए इस चीज, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा ना वो चीज आप वाकई दिल लगा के पढ़ेंगे, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ना वो मजबूरी में पढ़ी जाती है चीज, और जो मजबूरी में पढ़ी जाएगी ना वो फिर मगरू नहीं जाएगी, 40 पूरे करो इसमें और आगे चलो, मगरू नहीं लाना, क्योंकि मैंने 60 नंबर लेने हैं सब्जेक्ट, मेरे पास नहीं होना, मैं पास तो 600 पे नहीं, एलोकेशन तो नहीं है मेरी, फिर मैं रोता रहूंगा बैठ के कि जी मैं पास हो गया, एलोकेशन नहीं हुई, मैं तो जीरो चला गया, फिर मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ठीक है जनाब, मैं लोगों को तुम्हारा कसूर है कि मैं एलोकेट नहीं हुआ, फिर सारे कहते हैं भाई सिफारिश चलती है, सिफारिश नहीं थी सर मेरे पास असल में, वरना पास तो मैं था, नंबर कितने थे 600, भाई तुम्हारी एलोकेशन होनी नहीं थी, तुम जितना मर्जी जोर लगा लेते। इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एंड पे सोच के रोक के कोई फायदा नहीं होता, कि बातें शुरू में पता होनी चाहिए आपको कि अटेम्प्ट भी एक ही नहीं है और दिल लगा के नहीं अटेम्प्ट, दूसरा चांस नहीं है मेरे पास। जब आपके ज़हन में ये आ गया ना तो बड़े चांस है मेरे पास, तो फिर आप बैठे रहेंगे, फिर आप ना पहले चांस में भी जो है ना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, वो बड़ा टाइम है सर अपने पास, वो फरवरी में पेपर हुए हैं, अभी सर वही चल रहा है, बड़ा टाइम है सर, ठीक है, तो उसमें भी फायदा कोई नहीं, मेरी बात समझ आती है। सो द सेकंड क्राइटेरिया इज दैट प्लीज अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स जिसमें आप कंफ्यूज हैं, राइट, आपका उसमें इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है, मेरी बात समझ आती है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर इंटरेस्ट मेरा बी में ज्यादा है, तो ये +1 हो गया और ये 0 हो गया, अब दोनों में एक नंबर आ गया, दोनों में एक नंबर है। अब थर्ड क्राइटेरिया पे चलते हैं, क्राइटेरिया नंबर 3, ये जो सब्जेक्ट जो 2 जिनमें मैं कंफ्यूज हूं, इनमें से क्या कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूं तो मुझे किसी और सब्जेक्ट में हेल्प हो, विल दिस सब्जेक्ट दैट आई एम आउट टू ऑप्ट हेल्प मी इन एनी अदर सब्जेक्ट। मेरी बात समझ आती है, फायदा है ना इस चीज का कि अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं और ऑटोमेटिकली दूसरे सब्जेक्ट की साथ साथ मेरी क्या होती जा रही है, तैयारी होती जा रही है, यानी मैंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा रखा है कि जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं तो साथ साथ एक कंपलसरी भी पूरा होता जा रहा है, या एक कंपलसरी सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं ऐसा करता हूं ये ऑप्शन रख लेता हूं, क्योंकि कंपलसरी में तो मैंने ये पढ़ा ही होना है, तो मैं ऑप्शनल के अंदर वो पढ़ लूंगा। मेरी बात समझ आती है? सो इट गोज बोथ वेज। सो यू विल बी ऑप्टिंग द सब्जेक्ट जो आपको लगेगा मुझे किसी और सब्जेक्ट में हेल्प होगी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक और सब्जेक्ट बताता हूं, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंसेस। मेरी बात समझ आती है? अब एनवायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ोगे जो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर जनरल साइंस में हेल्प करेंगे। जनरल साइंस के अंदर एक बहुत अच्छा पोर्शन है जो कि आपके पास किसका है, एनवायरमेंटल साइंसेस का, और आप जब कंपलसरी में जनरल साइंस पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल साइंसेस पूरी हो रही है, और अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं जनरल साइंस में हेल्प हो रही है। मेरी बात समझ आती है? फॉर एग्जांपल एक और तरीका करते हैं, मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना है, मेरी बात समझ आती है, तो करंट अफेयर्स में पढ़ रहा हूं तो ऐसा करता हूं मैं उधर आईआर रख लेता हूं, वही बातें इंटरनेशनल रिलेशंस में हो रही है, वही वहां पर हो रही है किधर करंट अफेयर्स में, वही पॉलिटिकल साइंस रख लेता हूं वहां पर,
क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं स्टेट्स के रिलेशंस को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ रहा हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, राइट। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन आता ही आता है, तो फिर मैं ऐसा करता हूं पॉलिटिकल साइंस रख लेता हूं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान अफेयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। मेरी बात समझ आ रही? तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर हिस्ट्री पढ़नी है, मैं ऐसा करता हूं कोई और हिस्ट्री भी रख लेता हूं साथ में, क्योंकि हिस्ट्री पढ़नी है मैंने। इंडो पाक रख लेता हूं क्योंकि मैंने यहां पे इंडो पाक पढ़नी है। मतलब कहने का मकसद ये है कि देयर नीड्स टू बी समथिंग इन दिस सिचुएशन कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर रखें जो आपको लगता हो कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ के ना मुझे किसी और सब्जेक्ट में काफी हेल्प होगी, राइट। जरूरी नहीं कि आप रख ले, लेकिन क्राइटेरिया होना चाहिए ना आपके पास कि ये सर्टेन सब्जेक्ट है तो मुझे एक और सब्जेक्ट के अंदर हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हो सर ए का वो +1 हो गया, इसका 0 हो गया, लो जी ए 2 हो गया, बता दो। मेरी बात समझ आती है? अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4, चौथा क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पर आपने डिसाइड करना है कि भाई इसमें से मैंने कौन सा सब्जेक्ट अल्टीमेटली जो है वो रखना है, सारी की सारी चीजों। अब एक कॉन्सेप्ट करें, आपने खुद अंडरस्टैंड करना है चीजों के अंदर। क्राइटेरिया नंबर 4, मैं एज अ स्टूडेंट रट्टे वाला बंदा हूं या मैं एनालिसिस वाला बंदा हूं? रट्टे वाला बंदा हूं मतलब ये है कि मुझे आप किताब बता दें सर, मैंने वो पढ़नी है, याद करनी है और छाप देनी है जाके पेपर पे। बात समझ आती है? या मैं बंदा हूं एनालिसिस वाला, सर मेरे से रट्टा नहीं लगता, मैं आपसे बैठ के डिस्कस कर सकता हूं, मैं एक इवेंट पढ़ के उसके पास्ट की अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूं, मैं एक इवेंट पढ़ के उसको फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मैं ये बता सकता हूं कि ये क्यों हो रहा है, मैं समझ सकता हूं कि पास्ट में ऐसा हुआ था इसलिए अब ये हो रहा है, तो फ्यूचर में क्या होगा। बात समझ आती? तो अगर आप एनालिसिस वाले हैं या रट्टे वाले हैं तो फिर देखें कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर से एनालिसिस वाला कौन सा है और रट्टे वाला कौन सा है। मेरी बात समझ आती? एक है कि सर आप मुझे किताब बता दें सर इसकी बुक रिकमेंड कर दें, ये बुक सर मैंने पढ़ ली है, सब रट्टा लगा दिया है, भाई छाप देगा जाके आज पेपर में, ठीक है। एनालिसिस को सर गोली मारे, नंबर चाहिए मुझे, रट्टा बहुत अच्छा भाई, रखे वो सब्जेक्ट जो आपको रट्टा वाला आता हो, छोड़े एनालिसिस। एंड में किसी ने क्या कहना, यार तुमने वो क्यों नहीं रखा, उसमें तो एनालिसिस था, तुमने ये क्यों रखा, देखो ना तुम रट्टे वाले थे तुम रखा। किसी ने नहीं पूछना आपसे कि आपने ये क्यों रखा था। एंड में लोगों ने कहा यार मेरे नंबर नहीं है यार पूरे सब्जेक्ट। मेरी बात समझ आती? पीपल डोंट केयर अबाउट द जो है वो इनपुट, पीपल ओनली केयर अबाउट द आउटपुट। इफ द आउटपुट इज गुड पीपल डैम केयर अबाउट द इनपुट। तो किस बेसिस के ऊपर आपने रखे थे? कोई आपसे पूछेगा अच्छा यार, फिर आप उसको बताओ देना कि भाई आपको पता है मैंने सब्जेक्ट रखने के लिए ये क्राइटेरिया बनाए, अच्छा इतनी मेहनत की थी, फिर आपका वो स्टैंडर्ड बन जाता है। मेरी बात समझ आती है? तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा आप मुझे कहो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम रट्टे वाले हैं या एनालिसिस वाले हैं? ये आपको ही पता है कि आप रट्टे वाले हैं या एनालिसिस वाले हैं, इसमें मैं नहीं बता सकता, कोई आपको खुद पता है कि सर मुझे रट्टा बहुत अच्छा है, मैं ना छाप देती हूँ किताब, सर मैं छाप देता हूँ किताब, मुझे पता है कि फिलहाल लाइन में क्या लिखा है, मुझे याद आ जाता है, याद रहती हैं चीजें जो मैंने फिलहाल जगह पे पढ़ी हुई होती हैं। दैट मींस आपका रट्टा बहुत अच्छा है। रखोगे सब्जेक्ट नहीं सर रट्टा नहीं लगता मेरे से, आज तो कभी जिंदगी नहीं लगा होगा तो मैं मैट्रिक एफएससी में नंबर ना ले लेता, ठीक है, या मेरा तो स्कोर ना आ जाता, तो फिर मेरा है सब्जेक्ट सर एनालिसिस वाला किसी। हाँ आप मेरे से डिस्कस करवा लें चीजें, फ्यूचर या पास्ट मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं, राइट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर आप क्या करें, तो इनमें से जो एनालिसिस वाला है, राइट, या जो आपके पास रट्टे वाला है उसको करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर ये 0 है, मैं रट्टे वाला करता हूं, मैं ये b को रख लेता हूं, नहीं ये प्लस नहीं जी, दो बराबर हो दोनों के। अब आ गया तीसरा क्राइटेरिया, ओ सॉरी पांचवा क्राइटेरिया। अब इस पांचवें क्राइटेरिया के अंदर कोई ना कोई तो +1 होगा ना, वो सब्जेक्ट आपका फाइनल होगा। मेरी बात समझ आती है? अब आप मेरे से फोकस करेगा मेरे पांचवें तरीके। जो पांचवा मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है। बहुत से लोग जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रहे हैं, लाइव भी जा रहे हैं, राइट, मेरे से डिसएग्री भी करेंगे इस बात के ऊपर, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा एक सब्जेक्ट को फाइनल करने का।
आपने अगर खुद तैयारी करनी है ना घर बैठ के, तो फिर तो ये क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता पांचवा। लेकिन अगर आपने किसी से तैयारी करनी है, बेशक वो अकेडमी हो या जो भी हो, तो ये क्राइटेरिया पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और वो पांचवा क्राइटेरिया पता क्या है? इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। समटाइम्स एक टीचर की वाइब समझ आती है, सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है लेकिन वो टीचर की समझ आती है, वो सब्जेक्ट मेरे लिए आसान कर देता है, राइट? हाँ, सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है लेकिन वो टीचर मुझे समझ आ जाता है, मुझे उसकी ना वाइब समझ आती है, वो +1। यार ये सब्जेक्ट बहुत आसान है लेकिन यार इस टीचर की समझ ही नहीं आती कि इतने ऊपर की बातें करता है, ये मेरे लेवल पे आ ही नहीं रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मुझे इसकी क्लास पढ़ने के बाद घर जाके फिर दोबारा और क्लासें पढ़नी पड़ती है मुझसे। मेरी बात समझ आती है? यानी कौन बंदा उनमें से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? समटाइम फॉर बहुत से लोग कहते हैं ये का क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एज अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड करें, भाई मुझे नहीं समझ आ रही है उस टीचर नहीं, मुझे मैं इसलिए रखा हुआ है सब्जेक्ट को किसी ने रखा हुआ, शायद उसको उस टीचर की समझ आती है, आपको नहीं आ रही। सो अंडरस्टैंड इन दोनों सब्जेक्ट्स में जिसमें आप कंफ्यूज हैं, हु इज टीचिंग विद सब्जेक्ट। मेरी बात समझ आ रही? जो भी उसमें से सब्जेक्ट है, आप एक सर ये मेरा टीचर है, बड़ा फेवरेट है, ठीक है जनाब, वो एक सर्टेन सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और ये सर्टेन सब्जेक्ट वैसे तो 2 बराबर था, लेकिन इसको मैं +1 कर देता हूं या कर देती हूं क्योंकि ये टीचर मुझे समझ आता है। आप इसको +1 कर लें, उसको 0 कर लें, उसको +1 कर लें, जिसका भी कर, आपकी मर्जी। तो एंड में जाके 5 में से स्कोर निकाल लें, जिसका स्कोर ज्यादा निकलता है वो सब्जेक्ट रख लें। मेरी बात समझ आती है? ये चीजों को अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है। हमारा स्टूडेंट ये काम क्यों नहीं करता? अनफॉर्चुनेटली अगर आप मुझे इजाजत नहीं का बात करने की, हमारा स्टूडेंट काम जो है, हमारा स्टूडेंट जो है ना वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो कहता है कि यार मैं मेहनत करूंगा सब्जेक्ट पढ़ने में, रखने में मेहनत नहीं करनी है, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास, मुझे बता दो कि कौन सा सब्जेक्ट है जो पढ़ना है, मैं वो पढ़ लूं या पढ़ लूं। मेरी बात समझ आती है? ये काम टाइम लगता है ना थोड़ा सा, इसमें बैठ के देखना है कि किस सब्जेक्ट का मटेरियल कितना अवेलेबल है, पास पेपर्स निकालने पड़ेंगे, इंटरेस्ट देखना पड़ेगा उसके अंदर से। हो सकता है कि इंटरेस्ट में दोनों ही 0 हो जाए आपके, 2 सब्जेक्ट जो आप सोच रहे थे, हो सकता है सारे 0 हो जाए, एक ही सिर्फ +1 हो कि सर टीचर की समझ आती है बाकी कुछ नहीं, बाकी सब 0 है। मेरी बात समझ आती है? एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा उस सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। मेरी बात समझ आती है? तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक तरीका का एक तरीका अप्लाई करने, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं कोई सब्जेक्ट रिकमेंड नहीं करूंगा सर मैं यूनिवर्सिटी रखूं, यूरोपियन रखूं, भाई जो मर्जी रखूं, तो आगे मेरी तरफ से ना रखूं। सर मैं पॉलिटिकल साइंस रखूं, आया रखूं, आपकी मर्जी है भाई, रखना रखो, नहीं रखना ना रखो। अब पता क्या होगा, मुझे भी पता, अभी भी सवाल पूछेंगे इसको, सर मैं आया रखूं, पॉलिटिकल साइंस रखूं, सर मैं यूएस रखूं, यूरोपियन रखूं, पता क्या होगा एडमिशन जाकर मैंने क्राइटेरिया बता दिया ना, कोई अप्लाई नहीं करेगा। मैं अगर मुंह से निकाल दिया कोई सब्जेक्ट का नाम, रख लिया उन्होंने, बात का नहीं फलाने कहा ये सब्जेक्ट रख लिया, मैंने नहीं ये चीज बोझ अपने ऊपर लेना। आप लोग जो मर्जी कहते रहे मुझे, सर मैं क्लास सब्जेक्ट रखूं, फलाना रखूं, ये बहुत अच्छा है, आगे कैसा नहीं, मैं बहुत अच्छा है, फलाना भी बहुत ही अच्छा है। अब मैं करूं ये 5 चीजें अप्लाई करो मेरे, हम जरा क्यों मेहनत से बनाने वाले लोग हैं थोड़े से, इसलिए मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कोई सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट में एनालिसिस होता है, किस सब्जेक्ट के अंदर जो है ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होते हैं, किस सब्जेक्ट में मैं अपनी बात कर सकता हूं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे कुछ सवाल की समझ नहीं आ रही, लेकिन वो सब्जेक्ट इस तरह का है कि मैं इधर उधर की बातें कभी कर सकता हूं, बात समझ आती है। लेकिन मैथ्स है, अब मैथ्स में इधर उधर की क्या बातें करूं, नहीं आ रहा भाई वो सोल्यूशन मेरा पूरा हो रहा, 2+2 4 नहीं हो रहा मेरे से, आप कौन सा उसमें पाकिस्तान यूनिवर्सिटी हिस्ट्री को नहीं लिख सकते। तो अगर आप एनालिसिस वाले हैं एक तरफ से, मेरी बात समझ आती है? तो ये क्राइटेरिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जिस्ट करता है। अब आप मेरे से सवाल करेंगे कि सर अगर हमने घर बैठ के तैयारी करनी है तो हम टीचर से तो पढ़ नहीं रहे, तो आपने कहा था 5वां तरीका रिप्लेस हो जाएगा, तो उसका तरीका कार्य ये है कि आप ये देख लें कि इन सब्जेक्ट्स में जिनमें 2 में मैं कंफ्यूज हूं, क्या कुछ सब्जेक्ट मैंने पहले पढ़ा, को मेरी डिग्री तो नहीं है किसी सब्जेक्ट में। अगर मेरी डिग्री है उस सब्जेक्ट में तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास उसका कम से कम बेसिक नॉलेज तो है,
मेरी बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉटनी में डिग्री की हुई है, अब आप लोगों ने बॉटनी रखी हुई है, मैंने भी रखी हुई बॉटनी। टीचर आया है, बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दिया है, मैं बैठा हूं उसके सामने, मुझे पता है, लेकिन आपके लिए बड़ी न्यू इन्फॉर्मेशन है, मेरा रिवाइज हो रहा है, आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है, मैं आपसे एक स्टेप ऑलरेडी अहेड हूं, क्योंकि जो सिलेबस दिया हुआ है ना उसने, मैंने 4 साल में वही पढ़ा है। चलो 4 साल में वो नहीं पढ़ा, 50% तो पढ़ा है ना उसमें से मैंने, तो 50% सब्जेक्ट तो मेरा ऑलरेडी कवर्ड है, बाकी 50 में क्लास में पढ़ लूंगा। बात समझ आती है? तो आप उसमें देखेंगे इफ यू हैव डिग्री इन सर्टेन सब्जेक्ट। मैं भी सिंपल एग्जांपल देता हूं ना, आप एक पैनल के सामने गए इंटरव्यू देने के लिए सीएसएस या पीएमएस, और आपकी डिग्री है इंग्लिश लिटरेचर पे, और आपने इंग्लिश लिटरेचर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रखा। मेरी बात समझ आती है? और इंग्लिश लिटरेचर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल था, क्या आपका ख्याल है कि वो सवाल नहीं पूछेगा कि बेटे 4 साल आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, रखा क्यों नहीं? सर वो जैसे पढ़ा है आपको पता ही। हाँ वो तो और बात है, वो मुझे पता है कि एडमिशन में जाके सिर्फ 2 नंबर ही याद रहता है, राइट, जिस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन सवाल तो बनता है, यू नीड टू बी एब्सोल्युटली रेडी। और फिर जाके पता है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, सवाल तो सर इसका क्या जवाब है, मुझे क्या पता क्या जवाब है, तो जब रखा था नहीं सोचा था, तो तब सोचा ही नहीं था, मुझे लगा तो पास ही होगा, अब तो पास हो क्यों मैं क्या करूं? स्टूडेंट ना तैयारी करता है बस पास हो जाऊं, बाकी बाद में देखी जाए, फिर बाद में देखी ही जाती है, ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड करें कि यही सब्जेक्ट्स आपके वो होंगे जिसमें आपसे इंटरव्यू में सवाल होगा। आपने अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं रखी, वो नहीं पूछेगा आपसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में सवाल, आप जो सब्जेक्ट रख के जाएंगे उसी से पूछेगा ना भाई, अच्छा भाई तुमने 5-6 सब्जेक्ट रखे थे जी, आओ जरा इस पर सवाल करते हैं, अपनी मर्जी से रखिए जी सर, अपनी मर्जी से रखिए, आओ फिर टेस्ट करते हैं। मेरी बात समझ आता है? दूसरी बात कहता है अच्छा भाई तुमने लिटरेचर रखा है, इंग्लिश लिटरेचर, राइट, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मेरा भी इंटरेस्ट बहुत है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तुम्हारी डिग्री भी है इंग्लिश लिटरेचर में जी, अच्छा तुम्हारी डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में है, तुमने रखा भी लिटरेचर हुआ है, मैंने भी एज पैनलिस्ट मैंने लिटरेचर बहुत पढ़ा है, आओ डिस्कस करते हैं लिटरेचर के ऊपर। किसको पढ़ा है सर? मैंने कीट्स को पढ़ा है, मैंने सर वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, मैंने सर शेक्सपियर को पढ़ा है। क्या पढ़ा है शेक्सपियर के बारे में? ये जो मैं बातें आपको कर रहा हूं ना, ये रियल टाइम एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे स्टूडेंट्स, राइट। वी हैड अ स्टूडेंट, राइट, जो टॉप 20 के अंदर उसकी पोजीशन आई थी, राइट, और उसका सिर्फ इसलिए पोजीशन आई थी उसको लिटरेचर बहुत अच्छा था, उस लिटरेचर पे रखा था, नंबर उसके बहुत थोड़े थे रिटन पार्ट में, लेकिन क्योंकि पैनल के अंदर भी चेयरमैन साहब ने लिटरेचर पढ़ा हुआ था, उसने लिटरेचर पढ़ा हुआ था, एंड व्हाट शी सेड आफ्टर द इंटरव्यू, मुझे अभी तक याद है, उसने कहा 45 मिनट्स के इंटरव्यू में 40 मिनट सिर्फ लिटरेचर पे बात, क्योंकि इंटरेस्ट मैच कर दिया ना। आपको इंटरेस्ट है फुटबॉल देखने का, एक बंदा है कहता सर मुझे पसंद ही फुटबॉल है, अच्छा कौन पसंद है सर? सुना पसंद है मुझे, अच्छा यार वो इस तरह नहीं आजकल पता नहीं सर, उस तरह नहीं आजकल देख रहे हो, उसमें ये भी मसला चल रहा है ना, हाँ मुझे देखा आजकल, मैंने ये भी मसला चल रहा है, इंटरेस्ट मैच कर गया, आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट मैच कर गया उसमें। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप लिटरेचर रख लें, लेकिन मैं कह रहा हूं कम से कम वो सब्जेक्ट जरूर रखें कहीं ना कहीं जिसका बेस आपकी क्लियर है, राइट। इस तरह का सब्जेक्ट, ये छठा क्राइटेरिया आ जाता है अगर आपने किसी से नहीं पढ़ना तो ये वाला क्राइटेरिया निकालिए। मेरी बात समझ आती है? किसी से पढ़ना भी है तो छठा क्राइटेरिया आप शामिल कर सकते हैं। अब वो इसने कहा कि 5 ही रखते हैं, आप छठा भी रखते हैं, ये मेरी बात समझ आती है आपको? डूज समझ रहे हैं, राइट। मुझे ये भी पता है कि आप जितना मर्जी शामिल ला देना, आपने एंड में करना वही है जो आपका दिल करे, लेकिन मेरा मकसद था आप तक बात पहुंचा देना, वहां नहीं बला, मेरा मकसद था पहुंचा देना। बाद में एडिटर ने मुझे कोई ये ना कहे कि प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी की, हमें तरीका नहीं बताया, तरीका बताया था कि इशारा नहीं तोड़ना, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि 12 बज गए, इशारा तोड़ देते कि 12 बजे के बाद ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, कैमरे तो फिर भी चल रहे होते, ठीक है, तो चलान हो गया सही, तो 12 बजे के बाद होना चाहिए, हो जाए कोई बात, मेरी बात समझ आती है आपको? तो ये आइडिया जो है ना अल्टीमेटली एग्जिस्ट करता है। आसान रूप सर इज गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिटिकल सब्जेक्ट एंड इज देयर सफिशिएंट मटेरियल एंड बुक्स अवेलेबल फॉर दैट सब्जेक्ट। ये तो आप लोग देख रहे हैं कि मटेरियल अवेलेबल है सब्जेक्ट का, नहीं अवेलेबल। आप लिटरेचर जाके ऑनलाइन चेक करें कि किस किस बुक्स अवेलेबल, ऑनलाइन बेताशा फॉरम्स एग्जिस्ट करते हैं, आप देखिए कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट दी हुई है पूरी की पूरी भाई, सिलेबस को निकालें, हर सब्जेक्ट के लिए किताबें दी हुई हैं उन्होंने कि ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, राइट।
उसमें से कुछ किताबें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, कुछ किताबें बाहर अवेलेबल है, राइट सर। वो मैंने एक सब्जेक्ट रखा है, उसकी रिकमेंडेड बुक्स में ना सर 5 किताबें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि टोटल 10 किताबें रिकमेंडेड थी, 5 नहीं अवेलेबल, उसका मतलब है उसकी सिर्फ 5 चीजें अवेलेबल है। सर दूसरा सब्जेक्ट है, इसकी सर 10 की 10 किताबें अवेलेबल है, और मैंने ऑनलाइन जाकर चेक किया है, ऑनलाइन में सर बड़े लोग ये रिकमेंड भी कर रहे हैं, रख लो ठीक है, मटेरियल भी अवेलेबल है, राइट। उसका सच में इंटरेस्ट भी मेरा है, इंटरेस्ट भी है काफी ज्यादा सर इसमें। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट है सर, लोग कह रहे हैं कि कोर्स बड़े नंबर आएंगे, लोग कह रहे हैं मेरी बात समझ आती। तो ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला। मैं आपको क्वेश्चंस भी मैं आपके जो है मैं आपका क्वेश्चन देता हूं। अब आते हैं डोंट्स के ऊपर, मैं डोंट्स भी बता दूं, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन देता हूं। अब आ जाओ डोंट्स। डोंट नंबर 1, never opt a subject by just observing the total numbers the other students are having. कभी ऐसा सब्जेक्ट आपने इसलिए रखना कि सर बाकी स्टूडेंट्स के बड़े नंबर आ रहे हैं, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट रख लेता हूं या रख लेती हूं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का ट्रेंड बहुत है। क्या लफ्ज है? ट्रेंड। सिविल सर्विसेज के अंदर मुझे अगर किसी लफ्ज से नफरत है, नफरत, वो लफ्ज है ट्रेंड का। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड इन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड। आप मुझसे पूछे सर कैसे, आपने मैडम मुझसे पूछा 2 + 2, मैंने कह दिया 4, कहां काटने की नंबर आपने? किस आपने 4 अच्छा नहीं लिखा हुआ, 4 ऐसे लिखते तो आपने ऐसे लिखा हुआ, ये काटने की नंबर। आपने मुझसे पूछा है एनालाइज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर, मैंने बताया कि एनालाइज में क्या होता है। आपको याद है मैं क्लासेस में आपको बताता था कि एनालाइज के अंदर डिवीजन ऑफ द स्मॉलर पार्ट्स करना होता है, छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना होता है। सोशल अलग बताएं, टेक्नोलॉजिकल अलग बताएं, राइट, सिक्योरिटी अलग बात करें, इकोनॉमिक अलग बात करें। आपने किया, नंबर नहीं काटेगा वो आपका। मेरी बात समझ आती? आप ही ट्रेंड सेटर होते हैं एज अ स्टूडेंट, और आप ही ट्रेंड स्पॉइलर होते हैं एज अ स्टूडेंट। आपने मेहनत की, मेहनत करके एक सब्जेक्ट पे नंबर लिए, मैं एज अ स्टूडेंट कहता हूं कि इस सब्जेक्ट का बड़ा ट्रेंड है। मैंने ये नहीं देखा कि इसमें नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की थी। मुझे लगा कि नंबर इसलिए आए हैं इसमें क्योंकि नंबर आते हैं इसमें। मैंने सब्जेक्ट इसलिए रख लिया क्योंकि आपके बड़े नंबर आए थे, और मैंने सोच लिया कि सब्जेक्ट रखते हैं क्योंकि इसमें नंबर आते हैं। मैंने उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की पूरी तरह, क्योंकि इसमें तो बड़े नंबर आ जाते हैं। मेरे नंबर कम हो गए, मेरे नंबर कम हो गए। अगले साल स्टूडेंट पता है क्या, इस साल इस सब्जेक्ट का ट्रेंड है, ट्रेंड में पिछले साल विदाउट रियलाइजिंग कि पिछले साल किसी ने मेहनत की थी और नंबर लेकर ट्रेंड बना दिया था। अगले साल स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट रखा, मेहनत नहीं की, ट्रेंड स्पॉइल कर दिया। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड in civil services examinations, primarily when you are trying to opt a subject. Please don't go जो है वो for that specific word. कोई वर्ड नहीं है इसका। बड़े लोग कहेंगे रख लो भाई, क्यों रख ले यार, देखो कितने नंबर आ रहे हैं भाई, जितने नंबर आ रहे हैं उन्होंने मेहनत की, और नहीं हुए इसलिए नहीं आ जाते नंबर, तो तू रख ले। नहीं, मैंने नहीं रखना ना, मेहनत नहीं रख ले। नहीं तो ऐसा कर, मेरा सब्जेक्ट रख ले, जो है मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं तेरी तैयारी करा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। और ये क्राइटेरिया नंबर 2, नेवर ऑप्ट अ सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज ऑप्टिंग अ सब्जेक्ट, राइट? कभी नहीं करना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि उसने वो सब्जेक्ट इसलिए रखा हुआ होता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है, उसको सब्जेक्ट समझ आ रहा है, राइट? उस टीचर से पढ़ा है जिस चीज को समझ आ रही है। आपने वो सब्जेक्ट इसलिए रख लिया है क्योंकि उसने आपसे ये कहा है कि मैं तुम्हें सब्जेक्ट करा दूंगा, इसकी टेंशन छोड़, तू बाकी पढ़। एंड वाला जब महीना रह जाता है ना, जब आप उसने आपको पढ़ाना है, वो आपको पता है क्या कहेगा, कहेगी यार बहुत दिमाग खराब, वो खराब होगा, दिमाग समझ नहीं आ रही है, बाकी 11 पढ़े नहीं, मैंने तो एक ही पढ़ा, मैंने यार तू ये नोट्स पढ़ ले, नोट से सब समझ आ जाएगा, मैंने इतना आसान लिखा हुआ है। उस बंदे ने अपनी वर्ड्स में नोट्स बनाए हैं, उसको वो नोट्स समझ आ जाते हैं, आप आपस में डिवाइड कर रहे नोट्स, राइट? आप जरूर पूछेंगे दूसरे से जाके यार क्या लिखा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा।
आपने कभी बार नोट्स बनाते बनाते ना कोई एनी लफ्ज डाल देते हैं ऊपर, एनी एक्स्ट्रा, क्योंकि आपका लिंक हुआ होता है वो पॉइंट किसी ना किसी के साथ, यार ये वर्ड अगर मैंने पढ़ लिया ना मुझे सारी कहानी याद आ जाएगी। मेरी बात समझ आती? उसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, राइट, उसके अंदर आपने पॉइंट्स लिखा था 18th अमेंडमेंट के बाद, आपने एड पॉइंट लिख दिया ब्रिटिश सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, लिख लिया आपको सारी कहानी याद आ जाएगी खुद। अब वो आपने किसी को दे दिए, वो भाई गूगल कर रहा है व्हाट इज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, बोलती यार ये क्या है, फिर उसको समझना पड़ेगा वो सारा सिस्टम। तो समटाइम्स इसके सब्जेक्ट को डोंट्स में जाकर प्लीज नेवर ऑप्ट द सब्जेक्ट, सर्टेन सब्जेक्ट इफ योर फ्रेंड और कोलीग इज ऑप्टिंग दैट सर्टेन सब्जेक्ट। तो ये डोंट्स के अंदर हमारे पास दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास अल्टीमेटली एग्जिस्ट है इन सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट में। मेरी बात क्लियर होगी? यहां तो बात क्लियर है? कुछ मसला सवाल है तो मुझे बताएं। आई जी अभी सवाल ऑनलाइन वही आ रहे हैं, आने वाले में आप बाकी आता हूं। आई जी डोंट नंबर 3, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए? अभी तक सवाल मसला परेशानी से डोंट नंबर 1, डोंट नंबर 2, अब आ जाए डोंट नंबर 3। सिविल सर्विसेज के अंदर आपने तीसरा काम जो सब्जेक्ट रखने के लिए मतलब जो आपने करना है कि नहीं करना, राइट, वो ये है कि आप ना इस सब्जेक्ट के बारे में आजकल जो है वो बहुत रहे हैं, मतलब आपको ना न्यूज में बड़ा आजकल ये नजर आ रहा है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, एवरीवन, बड़ा आजकल ना शोर है इसका, हर बंदा किसी की डिग्री कर रहा है, राइट। आजकल ना ये सब्जेक्ट जो है ना उसमें डिग्री में बड़ा ऊपर जा रहा है, यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं, आजकल ना बड़ा शोर है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। मैंने तो पहले नहीं पढ़ा, अभी रख लेता हूं, देखो तो सही लोग शोर कर क्यों रहे हैं, ये इसका ये जरा जो वावेला हुआ है क्यों हुआ, मेरी बात समझ आती है? यानी आपने वो सब्जेक्ट इसलिए नहीं रखना जस्ट बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज ट्रेंडिंग, मेरी बात समझ आ रही है? वो सब्जेक्ट ट्रेंड बहुत कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप ट्विटर ज्वाइन कर रहे हैं, किया हुआ आपने, और ट्विटर के ऊपर ना पिछले को 10-12 दिनों से एक बात चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, हमारे एमएनएस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, हमारे प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पता, हर बंदा हैशटैग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। आप पिछले 10-12 दिन से 15 दिनों से पब्लिक एड देख रहे हैं, और अब आपकी बारी आ गई है सीएसएस की एक सब्जेक्ट्स को फाइनल करने की, और आपने पब्लिक एड रखा है, चलो मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं, मैं ठीक करूंगी सारा सिस्टम, मैं बताती हूं उनको कि भाई सिस्टम कैसे, और आपने सिर्फ इसलिए रख लिया है, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, आपने सिर्फ इसलिए रख लिया क्योंकि आप सुन बहुत रहे हैं उसके बारे में, राइट। और आपको किसी बंदे ने डिबेट की है कि यार पब्लिक एडमिशन नहीं आती, सब्र करो, मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, सीएसएस का ध्यान होना है, सब सीख रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मेरी बात समझ आती? जस्ट टू बी कूल कि यार ये बड़ी अच्छी बात है, समवन सेज कि यार मैंने सब्जेक्ट रखा है, राइट, तो मैंने वो सब्जेक्ट रख लिया है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, मेरी बात समझ आती? चौथी चीज डोंट्स में आपने जो नहीं करनी, प्लीज अंडरस्टैंड करिए, कोई हार्म नहीं है, कुछ गलत नहीं है सेफ खेलने में, हर दफा चैलेंज नहीं ले लेते, राइट। मैं ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि मुझे शौक है अपने आप को चैलेंज करने का, मुझे एक्सट्रीम तक जाने का बहुत शौक है, मैंने जिंदगी में कभी पश्तो नहीं पढ़ी ना सुनी, मैं पश्तो पढ़ूंगा सीएसएस चैलेंज कर रहा, तू ये पढ़ नहीं सकता, तू भाई को चैलेंज कर रहा है, भाई ने पश्तो रखे, भाई ने पश्तो इसलिए रख ली है क्योंकि भाई अपने आप की एक्सट्रीम चेक करना चाहता है, भाई डेयरिंग है, भाई चैलेंजिंग है बहुत ज्यादा, भाई को वक्त पड़ गया है, पश्तो समझ नहीं आ रही, भाई का सुबह से लेकर शाम तक पश्तो में टाइम गुजर रहा है, 11 सब्जेक्ट कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी बात समझ आ रही? प्लीज डोंट ऑप्ट अ सब्जेक्ट just because you want to challenge yourself, because you are very daring and someone has told you that you are not daring, you cannot opt that subject, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है सब्जेक्ट रखने की, तुम मुझे कह रहे हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मेरे में हिम्मत नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगी मैं सब्जेक्ट पढ़ के, अब मैं रखूंगी ये सब्जेक्ट,
मैं एफएसएम भी पढ़ूं, मैंने पंजाबी समझ नहीं आती, मैं खुद सिंधी हूं लेकिन मैं पंजाबी रखती हूँ, राइट। मैंने जिंदगी में जो है वो लॉ नहीं पढ़ा, लेकिन अब मैं जो है ना वो मर्केंटाइल लॉ पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, मैंने अकाउंटिंग रखनी है, जस्ट बिकॉज